नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर साजिश का आरोप बड़ा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर कहा कि यूपी के विकास को बाधित करने के लिए दंगे वाला यह प्लान बनाया गया था। इस बीच ईडी की शुरुआती जांच में पीएफआई के लिए 100 करोड़ की फंडिंग का दावा किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश विदेशी ताकतों के निशाने पर था? वैसे इस मामले में ईडी की अपनी जांच के साथ हाथरस पर बनी एसआईटी को भी जांच के लिए 10 दिन का और वक्त मिल गया। एसआईटी भी हाथरस में साजिश वाले एंगल के कुछ पहलुओं को उजागर कर सकती है। हाथरस कांड में सामने आए फोन कॉल डिटेल से भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी संदीप और पीड़िता के भाई के नाम पर दर्ज फोन नंबर पर आखिर पिछले साल अक्टूबर से मार्च 2020 के बीच इतनी बार बातचीत क्यों हुई? किसी के साथ सवाल यह कि मार्च के बाद की कॉल डिटेल्स क्यों नहीं मौजूद हैं? क्या यह फोन कॉल डिटेल्स की सेलेक्टिव लीकिंग है? दंगल में आज इन सारे पहलुओं पर बात होगी। सवाल यह कि क्या वाकई हाथरस बहाना था और असल में मकसद उत्तर प्रदेश को जलाना था? एक और जहां हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार है, तो इंतजार उस साजिश के हर पहलू के खुलासे का भी है जो उसके साथ रची गई। ईडी की प्राथमिक जांच में पता लगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को जातीय हिंसा भड़काने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। पीएफआई को अकेले मॉरिशस के जरिए 50 करोड़ रुपए आए। इस खुलासे के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे, उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए। तो किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। हाथरस के नाम पर दंगे वाली साजिश को लेकर यूपी पुलिस पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से एक सिद्दीकी कप्पन को केरल का पत्रकार बताया जा रहा है। इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने विरोध जताया है। पीएफआई की भी दलील है कि उसके कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है। Popular Front of India strongly condemns the attempt of the Uttar Pradesh government to link Popular Front of India with the allegation that we are trying to incite communal and caste violence. So this is highly deplorable and it is an attempt by the Uttar Pradesh government to divert the attention. हालांकि यूपी पुलिस और ईडी लगातार अपनी जांच में जुटी है। पहले ही हाथरस के थानों में 6 और यूपी के अन्य जिलों के थानों में 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं। यूपी पुलिस की जांच में दंगे का फॉर्मूला बताने वाले जस्टिस फॉर हाथरस नाम के वेब पेज का भी दावा हुआ है। इस बीच हाथरस मामले में बेटी के लिए हुई नाइंसाफी को लेकर जांच कर रही एसआईटी को 10 दिन और मिल गए हैं। एसआईटी को आज अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इस बीच फोन कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी संदीप और पीड़ित के भाई के नाम पर दर्ज फोन नंबर पर पिछले अक्टूबर से मार्च 2020 के बीच में 104 बार फोन पर बातें हुई। 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 के बीच संदीप के मोबाइल पर 62 बार कॉल गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मार्च के बाद के फोन कॉल डिटेल क्यों सामने नहीं आए? क्या मार्च के बाद दोनों नंबरों पर आपस में कोई बात नहीं हुई? घर का फोन है, वो घर का फोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। पर जो बात बता रहे हैं कि आपकी बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बातचीत की हमें कोई मालूम ना। हमारा रामू तो चिल्लर पे हो 7 बजे सवेरे गयो है और 12 बजे घर आवो तो, और रोजाना जातो और शाम को 8 बजे जातो तो 12 बजे रात के घर आओ तो वो समय घर नहीं था। जाहिर तौर पर हाथरस को लेकर कई और पेच हैं जिस पर पर्दा उठना अभी बाकी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रागिनी नायक हमारे साथ होंगी, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। आशुतोष हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ पहले रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। एमएच खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं,
वो उत्तर प्रदेश पुलिस के विक्रम सिंह साहब, आज मैं शुरुआत आपसे करके करना चाहता हूं। पहला सवाल सीधे तौर पर, जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो बात यूपी की एजेंसियां अब कहने लगी हैं कि साहब विदेशी फंडिंग हो रही थी, 100 करोड़ का पूरा प्लान था, हाथरस के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को जला देना चाहते थे, इस पर आपको कितना भरोसा होता है? मुझे 100% भरोसा होता है। वेबसाइट का बनना, इसके बाद ईडी को वो सुपुर्द कर देना इन्वेस्टिगेशन जिसमें कि 100 करोड़ की फंडिंग की बात की गई है, और इसके अलावा 4 की गिरफ्तारी का हो जाना, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, क्योंकि इसमें यूपी पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसीज भी लगेंगी और तमाम चीजें। और झूठ को कोई बोलेगा ये कोई 25 आर्म्स एक्ट है कि जिसमें कट्टा और चाकू बरामद कर दिया, फर्जी केस थानादार ने लगा दिया। इसमें झूठ का कोई गुंजाइश नहीं है, और ये सच्चाई की बुनियाद के ऊपर ये हुई है, इसलिए इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य है ही नहीं। और अभी क्या है, अभी आप और आगे देखिएगा, पीएफआई ने जब डॉक्टर जोसेफ के हाथ काटे थे तब नहीं पूछा था कि अगर आरोप है। जब तालिबानी और हरकतुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस का साहित्य मिला था तब तो आपने नहीं पूछा था गलत आरोप है। पीएफआई का सीएए एजिटेशन के बाद भी उनके ऊपर यही आरोप लगे थे कि उसमें इन्होंने आग में घी झोंकने का काम किया था। 120 करोड़ की फंडिंग तब भी आई थी, तो झूठ की बात कहां से शुरू हो गई। लेकिन यह जरूर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जिनकी दाढ़ी में तिनका निकल रहा है वो तो आरोप लगाएंगे ही। और ऐसा कोई केस मैंने नहीं देखा है पुलिस में जिसमें कि आरोप एफआईआर से ही आपका मनोबल गिराने के लिए कहे कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, एक तरफा है और ये केस झूठा है। अरे तफ्तीश हो जाने दीजिए, झूठा हो तो आप भी 182 की कार्रवाई करके पुलिस के ऊपर ये जो भी मुद्दाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ये अधिकार आपका है। लेकिन तब तक इंतजार तो कर लीजिए जरा। आशुतोष जी बोलिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं विक्रम जी की राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, किसी भी स्तर पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि पीएफआई इस देश के अंदर एक बहाना बन गया है। बेंगलोर के अंदर वायलेंस होता तो पीएफआई का नाम आता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होता तो पीएफआई का होता है, और अगर यूपी के अंदर है तो पीएफआई का नाम आ रहा है। अगर पीएफआई इतनी ही ज्यादा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगी हुई है तो केंद्र सरकार बैठी क्यों है? केंद्र सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती? केंद्र सरकार उनके लोगों के दफ्तर क्यों नहीं बंद करती? पीएफआई का आदमी सरेआम दफ्तर चलाता है, उसकी जनरल सेक्रेटरी बाइट देते हैं, आपके टीवी चैनल्स पर आकर वो भाषण करते हैं, और उसके बाद आप पीएफआई का नाम लेते हैं। दरअसल इस पूरे खेल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार कामयाबी के साथ जो है वो पूरे नैरेटिव को बदलना चाहती है। नैरेटिव ये था कि हाथरस के अंदर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको बेरहमी के साथ उसको मारा गया, उसके बाद रात के अंधेरे में उसकी बॉडी को जला दिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की जबरदस्त तरीके से थूथू हुई है। उस थूथू से बचने के लिए अब एक इंदिरा गांधी की तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आए। इंदिरा गांधी जब भी फंसती तो कहती थी विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है। मैं कहता हूं कि दंगा कराने की योजना थी, दंगा हुआ कहां पे है ये तो समझा दीजिए। आप पीएफआई की पैरवी भी करना चाहते हैं लेकिन उसमें निष्पक्ष भी दिखना चाहते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी को साथ में लपेट लाते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि क्या देश की जो मोदी सरकार इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी हरकत मैं ये पूछ रहा हूं कि पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष को प्रवक्ता रख लिया उसने। कर सके वो संगठन जिसका हर दंगे में नाम आता है वो आशुतोष को प्रवक्ता बना रहा है। लगाया उसके ऊपर आपने क्यों उन लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला? आज तक उनका दफ्तर क्यों चल रहा है? क्या कारण है? तो आपका एक आसान सा बहाना है। आप चूंकि दलित जो उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार के मसले पर फंसे हुए हैं तो इसलिए आप निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करेंगे और टाइम फिर सारा मामला हो जाएगा। जो हरकत मुंबई में दिखाई पड़ी थी कि आप लोग कह रहे थे कि बिहार के बेटे को जस्टिस मिलेगा और हाथरस की बेटी को जस्टिस मिलेगा, तो मुंबई में कितना न्याय मिल गया सबको पता है। नहीं, अब आप उस बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मसला उत्तर प्रदेश के बात का है और मेरा सवाल यह है सर, मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं बड़ा सीधा सर, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आशुतोष जी, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष उसके प्रवक्ता हो गए? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं, आपका नाम आशुतोष है, आपसे कह के पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो कहता हूं कि क्या इस देश की मोदी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों पर बैन नहीं लगा सकती? अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आप उसके प्रवक्ता हो गए? अगर पीएफआई ये दिन आ गए कि अब आप ऐसे संगठनों के प्रवक्ता बन के बैठेंगे जिनके ऊपर आतंकी गतिविधियों में आरोप हुई है, तो मोदी सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती है? आशुतोष जी, मोदी सरकार से आप विरोध रखिए जितना मर्जी, लेकिन मुझे केवल ये बताइए कि अब आप पीएफआई जैसे संगठनों के प्रवक्ता बन जाएंगे?
इतनी कमजोर सरकार है जैसे क्योंकि योगी सरकार इस पे कार्रवाई करेगी तो आप उसके प्रवक्ता बन जाएंगे, आतंकवादियों की पैरवी करेंगे अब आप बैठ के टीवी पर। देंगे वाड्रा 2020 तक तो जेल के अंदर गए नहीं। आशुतोष जी, आप वाड्रा के प्रवक्ता बनिए, मुझे आपत्ति नहीं है। आप मोदी सरकार से सवाल पूछे, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं अब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर कार्रवाई करना चाहते हैं पीएफआई पर, तो आप पीएफआई के प्रवक्ता बन जाएंगे। मैं कहता भूल जाएंगे पीएफआई ने क्या क्या काम किए हैं। आप पीएफआई को क्लीन चिट देते हैं, करते क्यों नहीं हो? आप क्लीन चिट देते हैं, करिए ना उसको। आप मानते हैं पीएफआई ऐसा संगठन है जिसपे बैन लगना चाहिए, आप मानते हैं? मैं कहता हूं कि आरएसएस के ऊपर तीन बार सर मैं पीएफआई पूछ रहा हूं, 1947 मैं पीएफआई पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं? लगा था कि नहीं लगा था बैन? सर पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं, हाँ या ना बोलिए ना। मैं कहता हूं अगर पीएफआई राष्ट्र विरोधी हरकतों अरे अगर मगर क्यों कर रहे हैं, साफ बोलिए ना। की सरकार कहती है अगर मगर क्यों कर रहे हैं सर, साफ साफ बोलिए ना। तो बैन लगाइए ना उसके ऊपर। आशुतोष जी अगर मगर क्यों कर रहे हैं, आप अपनी राय बताइए ना। आपको लगता है राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है पीएफआई? मैं कहता हूं कि देश की मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है बैन लगाने की। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आप उनको राष्ट्र विरोधी मानते हैं या नहीं? आप कंधा तलाशे जा रहे हैं तब से कि कहां रख के बंदूक चलाऊं। जब इस देश की मोदी सरकार उनको राष्ट्र विरोधी नहीं मानती तो मैं कैसे मान लूं? सर मैं अगर राष्ट्र विरोधी है मोदी सरकार, आप नहीं मानते, राष्ट्र विरोधी है पीएफआई, आशुतोष पीएफआई को राष्ट्र विरोधी नहीं मानते, ठीक? मैं कहता हूं मोदी सरकार नहीं मानती उनको राष्ट्र विरोधी। सर आप बाकी सारे काम मोदी से पूछ के करते हैं क्या? सारे काम मोदी सरकार से पूछ के करते हैं कि सर आप ऐसा मानते हैं? मैं मान लूं कि नहीं? मैं कहता हूं करते हैं क्या सारे काम मोदी सरकार से पूछ के? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, संविधान के हिसाब से आप सारे काम पूछ के करते हैं क्या उनसे कि मोदी जी आप इस बारे में क्या मानते हैं, मुझे भी अपनी राय बनानी है। अगर वो राष्ट्र विरोधी है आप सारे काम पूछ के करते हैं क्या मोदी जी? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं बताइए, मुझे भी अपनी राय बनानी है। जो पीएफआई के लिए इंतजार कर रहे हैं मोदी जी से सहमति लेने का, बताइए। मैं तो कह रहा हूं बार बार आपसे, आपकी हिम्मत नहीं है पीएफआई को राष्ट्र विरोधी कहने की। आपकी हिम्मत नहीं है पीएफआई को राष्ट्र विरोधी कहने की। और राष्ट्र विरोधी कहने के लिए भी आप इंदिरा गांधी का कंधा तलाश रहे थे, जो कि अब नहीं मिल रहा। ठीक है सर, मोदी जी का कंधा तलाश पता लग गया सर। आप तो तब से कंधे ही ढूंढ रहे हैं कि इधर नहीं तो इधर कहीं से कोई कंधा मिल जाए उस पर रख के बंदूक चला लूं, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है पीएफआई को आप देश विरोधी कह दें। हिम्मत नहीं है सर, आप विरोधी हरकत में लगे हुए तो बैन करिए उसको। सर आज पता लग गया मुझे, पता लग गया सर मुझे, आज पता लग कहता हूं बैन कराइए ना उसको। हाँ सर मुझे पता लग गया, आपकी हिम्मत नहीं है ये खुद से कहने की कि पीएफआई देश विरोधी है। ठीक है सर, ओके। रोहित मैं कहता हूं कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं सर, अपनी राय दीजिए ना। आप कौन से सर्टिफिकेशन का वेट करते हैं? आप तो खुद दिन भर बैठ के सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप अपनी राय दीजिए ना सर। ऐसा संभव नहीं हो सकता। अरे नहीं है उनकी हैसियत, आपकी तो है। आप बताइए ना अपनी राय क्या है। आपकी कंधा तलाश है तब से लगी है और उसके बाद बैन लगाया। सर मैं कह रहा हूं उनकी हैसियत नहीं है, आपकी है। बोलिए आप में हिम्मत है तो कि राष्ट्र विरोधी है पीएफआई, बोलिए आप में हिम्मत है तो कि आतंकवादी गतिविधियां चलाती है पीएफआई, है हिम्मत कहने की? देश की सरकार के अंदर हैसियत नहीं है उसको। आपकी नहीं है ना हिम्मत सर, नहीं है ना, पता लग गया आज। ठीक है गौरव भाटिया, अब मसला ये कि क्या पीएफआई का भूत खड़ा किया हाथरस का नैरेटिव बदलने के लिए? आशुतोष का यह आरोप है। रागनी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर कोई विश्लेषक राजनीति करेगा और दलों की राजनीति करेगा तो उस पे थू और किसी पे थू नहीं हो। अच्छा इनको समय और दीजिए थोड़ा, आज की दिहाड़ी पूरी नहीं हुई है, इनको पहले बोलने दीजिए। रोहित जी आधा मिनट और दीजिए, इनकी दिहाड़ी वरना वापस ले ली जाएगी। इनको बोलने दीजिए। बोलिए पूछिए कि पीएफआई पर मोदी सरकार अरे आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन मैंने तो विश्लेषक का आशुतोष जी आपको सुनिए क्यों? बेंगलोर के अंदर हिंसा, आशुतोष जी एक सेकंड, दिल्ली के अंदर हिंसा करती है। आशुतोष जी सारी बातें आप बोल चुके हैं, ये सारी बातें आप बोल चुके हैं, ये सारी बातें आप बोल चुके हैं, बोल चुके हैं कि नहीं बोल चुके हैं? घबरा जाते हैं, सारी बातें आप बोल चुके हैं आशुतोष जी। आपका पूरा समय आपको मिला, पहला कमेंट आपने पूरा किया, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। उसके बाद मैं सवाल करने सर अब आप उनके पिताजी को ले आइए। अब ऐसे तो मेरे पिताजी भी आपको टीवी पे देखते थे सर एक समय पर, तो क्या आपसे सवाल पूछना बंद कर दूं मैं कहता हूं रागनी नायक के परिवार के लोग भी आपको टीवी पर देखते होंगे, वो बात ना करें आपसे क्योंकि आपके बाल सफेद हैं। ये गलत तरीका है सर, गलत बात है ये, प्लीज। गलत तरीका नहीं है। आप अपने गेस्ट को टोकिए जो पर्सनल टिप्पणी करते हैं। आशुतोष जी आप उनके पिताजी तक जा रहे हैं और खुद अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। अगर वो प्लीज मैंने उनके पिताजी के बारे में एक शब्द गलत नहीं कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उनका और सही नहीं होता। एक रेफरेंस किस मकसद से लाया जाता है देश की जनता समझती है। करके उनका सम्मान किया। आशुतोष जी प्लीज
उनको कम से कम पहला कमेंट पूरा करने दीजिए ना, पहला कमेंट तो उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद उनसे सवाल हो ना कि पहले ही ताबड़तोड़ टूट पड़े उनके ऊपर। नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, चलिए ये इनका डोमेन नहीं है। गौरव भाटिया ऐसा है, गौरव भाटिया, आपके ऊपर आरोप यह है कि पीएफआई का भूत खड़ा किया क्योंकि हाथरस का नैरेटिव बदलना था। अब जवाब दीजिए उस पर, राजनीतिक विश्लेषक पर टिप्पणी किए बगैर दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं अपनी बात अपने तरीके से कहूंगा, लेकिन ठीक है, किसी को दर्द हुआ, अच्छा है, होना भी चाहिए। अगर ईमान बिकेगा तो आपके चैनल पे उजागर भी किया जाएगा। अब पीएफआई पे आते हैं, सुनिए, बिक गया जो मुझे मालूम है, चलिए समाजवादी पार्टी से फिर आ गए, फिर में गए थे और आम आदमी पार्टी देखिए क्यों चाहते हैं कि आपकी जो वैसे ही इज्जत नहीं है उतर जाए इस चैनल से, क्यों चाहते हैं बताइए। बहस के बर्बाद हो चुके हैं। रागनी, इससे समझिए ना रोहित जी, कि हाथरस का बलात्कार कितना इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए लड़की की इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट है। सुनिए, ये जो दावा करते हैं बैठते हैं बच्चों की इज्जत के लिए हम लोग बड़े सीरियस हैं, उससे समझ लीजिए आप जिस तरीके की और जिस दर्जे की बहस हो रही है उससे समझ लीजिएगा। गौरव भाटिया बोलिए। धन्यवाद। देखिए पीएफआई पे, यहाँ पे जो असत्य हिंदी चैनल के आशुतोष है, याद दिलाता हूँ, पीएफआई के जितने टेरर के केसेस थे विड्रॉ करे। चुप हो जाइए, शांति रखिए, लंबी सांस लीजिए और शांत रहिए। अब समझे, गुंडागर्दी मत करिए चैनल। गौरव प्लीज, मैं इनको याद दिलाता हूँ, पीएफआई के जब मेंबर के खिलाफ फिर आ गए। रोहित जी, ये वर्सेस मत दिखाइए, आप बोलिए। गौरव भाटिया, मुद्दे की बात पे आइए। खिलाफ मैं बोलूं भी कुछ। गौरव भाटिया, मुद्दे की बात मैं ही गंदा होऊंगा। गौरव भाटिया, मुद्दे की बात पे आ जाइए प्लीज, इनको चुप कराइए, तब मैं मेरे पास आए थे। चलिए हम एक एक करके आवाज खोलते हैं आप दोनों की। आशुतोष जी, एक एक करके आवाज खोलते हैं ताकि डिबेट आगे बढ़ सके। आपके पास आप लोगों के निजी स्कोर सेटल करने के लिए बहस नहीं है ना। आप इतने गंदे आदमी हैं। गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया प्लीज, मैं आपसे भी कह रहा हूँ निजी टिप्पणी आप भी नहीं करेंगे, प्लीज बोलिए। अब तो इन्होंने आप मुद्दे की बात पे आइए, आवाज बंद है, बोलिए। हम लोग बीच में बोले थे, बोलिए। क्यों इन लोगों के पास बोलिए ना सर। चलिए, तो पीएफआई पे इन्होंने पहले कहा, तो पीएफआई पे उत्तर दे दूं। पीएफआई के जो मेंबर थे उनके खिलाफ आतंकवादी केसेस लगे, आतंक के, और किसने विड्रॉ किए? सिद्धारमैया, कर्नाटक चुनाव से पहले। ये कुछ नहीं बोले। और चाहे दिल्ली दंगे हो, चाहे शाहीन बाग हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दिल्ली के दंगे हो जाए और इसलिए टेरर फंडिंग करते हैं। आशुतोष जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा क्या कार्रवाई करी और बैन क्यों नहीं होता? रोहित जी, अगर यही बैन जल्दी लग जाता और सारी प्रामाणिकता ना होती तो ये चिल्लाते, छाती पीटते कि बैन लगा दिया, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन कार्रवाई क्या हुई ये मैं जरूर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी महीने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। और आप ही की रिपोर्ट आज दिखा रही थी रोहित जी, वहां पे जब हाथरस के नागरिकों से पूछा गांव के कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस और पीएफआई का हाथ है, ये लोग रुपया देके दंगा कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं। फिर उनसे दूसरा सवाल पूछा गया, आज ये बताइए कि पुलिस और प्रशासन ने कैसा कार्य किया? वहां की जनता ने ही कहा कि प्रशासन ने अच्छा काम किया, वरना यहाँ बड़ा दंगा करवाने की साजिश कांग्रेस और पीएफआई रच रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, आज तक पे रिपोर्ट चल रही थी 3 से 4 बजे के बीच में। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग राजनीतिक गिद्ध हैं, चाहे वो अपने आप को विश्लेषक बुलाए, चाहे वो अपने आप को गांधी परिवार का सदस्य बुलाए। इनको महिला अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी में बैठते हैं, ठहाके मारते हैं, हंसते हैं और हाथरस पहुंचते हैं, अपने फेसबुक लाइव से लाइव फीड देते हैं केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और हाथरस की जनता ने ये देख लिया है, और योगी जी ने भी आज कहा है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो दंगे कराएंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनको बख्शा नहीं जाएगा। ओके, रागनी नायक, अब आपके पास आ रहा हूं। जो आरोप गौरव भाटिया ने लगाए उसके साथ साथ एक सवाल और, क्या आपको लगता है हाथरस की पूरी जो परिस्थिति थी, जो आशुतोष कह रहे थे कि उससे ध्यान हटाने के लिए यह साजिश का एंगल लाया गया, ये था या लाया गया? और दूसरा, क्या मोदी योगी और इंदिरा गांधी में कोई फर्क नहीं? भाजपा प्रवक्ता के कुतर्क से भरी हुई टिप्पणी से शुरू करती हूं। हंसी ठिठोली की बात कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, अभी 2 दिन पहले खाली टनल में हाथ हिला हिला के हंस रहे थे,
पर हाथ हिलाते रहे, हाथरस नहीं जा पाए, संवेदना का एक शब्द नहीं बोल पाए, तो ये तो साफ है कि राजनीति कौन कर रहा है और पीड़ित परिवार के घर जाकर उनके आंसू पोंछने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने और उनके दुख को बांटने के लिए कौन जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूं। सबसे पहले बात करूंगी सिलेक्टिव लीक की, क्योंकि आपने कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भी दिखाए जिनके बारे में किसी ने कोई टिप्पणी की नहीं। तो सीडीआर यानी कि कॉल रिकॉर्ड डेटा जो होता है, अगर उसकी सिलेक्टिव लीक की जाती है तो केवल एक मंशा से की जाती है रोहित जी, और आपकी रिपोर्ट में भी वो दिखाया गया। और वो मंशा ये होती है कि सच को पूरी तरह से उजागर ना होने दिया जाए, भ्रम, अफवाह, झूठ, प्रपंच और पाखंड का ऐसा मायाजाल बिछाया जाए कि जो मुख्य मुद्दा है पीड़िता के परिवार को न्याय और इंसाफ दिलाने का वो गौण हो जाए। और बहुत सारी लंबी चर्चा, जो संवेदनहीन चर्चा अभी आपके चैनल पर हुई, उसी प्रकार की चर्चा होती रहे और मुख्य मुद्दे को हर तरीके से हाशिए पर ले जाया जाए। अब मैं ये बात सबसे पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूं कि अगर हम कहते हैं कानून व्यवस्था, तो वो राज्य सरकार का मामला है और स्टेट का सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को यह लगता है कि कोई भी दल, कोई भी संगठन दंगे की साजिश कर रहा है, तो उसके ऊपर पूरा अधिकार है योगी जी को कि तथ्यों को इकट्ठा करें, पुलिस की कार्रवाई करें, जेल में डालें और होम मिनिस्ट्री को प्रपोजल दें कि बैन लग जाए ऐसे संगठन पर मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि ये प्रपोजल होम मिनिस्ट्री के पास अलग अलग जगहों से 2017 से जा रहा है और हर बार शिगुफे की तरह ये प्रपोजल छोड़ा जाता है, लेकिन आज तक बैन नहीं लगा। ये भी सच्चाई है रोहित जी, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अब मैं साजिश पर भी आना चाहती हूं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। तो मोदी जी इसी प्रदेश से आते हैं, योगी आदित्यनाथ अधिनायकवादी मुख्यमंत्री है, कहते हैं अपराध का समूल नाश मैं कर दूंगा, पर यह साजिश बहुत प्रकारों की हो रही है उत्तर प्रदेश में। यह भी पूछा जाना चाहिए कि ये किसकी साजिश थी कि 8 दिन तक 376D की धारा नहीं लग पाई। ये किसकी साजिश थी कि परिवार रोता बिलखता रह गया और हाथरस की बिटिया के शव को पेट्रोल डालकर आग में फूंक दिया गया। ये किसकी साजिश थी कि डीएम लगातार परिवार के पास जाकर दबाव बना रहे थे। ये किसकी साजिश थी कि तनुश्री पांडे को एक फोटो नहीं लेने दी जा रही थी। ये किसकी साजिश थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जाकर आरोपियों से जेल में मिलने पहुंच जाते हैं। ये किसकी साजिश है कि आज इस पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ही दोषी है। ये विदेशी ताकत बता देना क्या इंदिरा गांधी फार्मूला? एक लाइन और जोड़ दूं रोहित जी। नहीं रोहित जी, अब उत्तर देने दीजिए। गौरव जी आपको पूरा सुना ना मैंने। देखिए आप इतिहास से गौरव जी, मैं बीच में नहीं बोली, बस मैं 30 सेकंड और लूंगी। फिर आशुतोष जी ने कहा कि जैसे इंदिरा गांधी करती थी वैसे ये लोग कर रहे हैं। इतिहास, क्या वाकई आप लोगों से सीखा इन लोगों ने ऐसे करना? इतिहास से आप प्रतिशोध लेते रहिए, लेकिन उससे आज के ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आप इतिहास में जाएंगे, मैं भी कुलदीप सेंगर की बात कर सकती हूँ, वहां पर भी आरोपियों को संरक्षण दे रहे थे। कुलदीप सेंगर के पास जाने से आशुतोष का कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। आशुतोष जी ने ये बात कही है कि इंदिरा गांधी से सीख लेकर जैसे इंदिरा गांधी करती थी वैसे ये लोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप ही की पार्टी के तौर तरीके बीजेपी लगा रही है? अब कांग्रेस पार्टी का तौर तरीका राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने दिखा दिया। फेसबुक लाइव वाला ऊपर 144 की धारा लगाई गई, लाठी बरसाई गई। मैं साथ में चल रही थी, 15 किलोमीटर पैदल चले, धक्का मुक्की की, लाठी उसके बाद जाके फेसबुक पे लाइव करने लगे, कोशिश की और हम पहुंचे। संवेदना जताने जाते हैं तो फेसबुक लाइव करते हैं क्या? आप भी 50 जगह जाती होंगी, कितनी जगह से फेसबुक लाइव करती हैं किसी के घर संवेदना जताती है तो? मोदी जी अपनी माता जी के चरण छूने जाते हैं तो 50 कैमरामैन क्यों होते हैं वहां पर फोटो खींचने के लिए? अच्छा, तो आपको दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता? चाहती है कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, तो आपको दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता? चाहती है कांग्रेस पार्टी की, आपको दोनों घटनाओं में कोई अंतर नहीं लगता? संवेदना आप लगातार दिखाइए। आपको दोनों घटनाओं में कोई अंतर नहीं लगता? गरीब परिवार, एक वंचित परिवार की बेटी के साथ जो हुआ है उसकी उस पर संवेदना दिखानी चाहिए। ठीक है, योगी संवेदना दिखानी चाहिए और फेसबुक पे दिखानी चाहिए। ठीक है मैडम, करना चाहिए, पर वो निकलेंगे नहीं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं फटाफट आपकी बात पर। गौरव जवाब दीजिए, फिर रमेश खान और विशाल मिश्रा को ला रहा हूं। फॉर्मूला रचेंगे। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर रमेश खान और विशाल मिश्रा को ला रहा हूं। और प्लीज एक एक करके बोलिएगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं। कम से कम बात अगर संवेदनशीलता की है, एक संवेदनशील विषय की है, केवल इतना कहूंगा कि संवेदना पैनलिस्ट से ही आएगी। अगर आप लोग संवेदना के साथ बात करेंगे तो संवेदनशील बात होगी। गौरव भाटिया पहले बोले, उसके बाद मैं बोली। हाँ ठीक है, प्लीज मैं उसके बाद पहले एमएच खान और राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा दोनों के पास जाऊंगा, फिर आप लोगों के पास लौटूंगा। गौरव जवाब दिए फटाफट।
धन्यवाद। देखिए, आप पहले तो गौरव ये भाटिया देखिए को कि दो बार हाथरस मौका की क्यों दे जनता रहे क्या हैं कह रही है आज की रिपोर्ट है। फिर आप कहेंगे कि बीच में मत बोलिए। हमारे लोगों ने मजबूर किसको वोट देंगे उसको देंगे। ये तो इनकी साजिश है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी आई, अरे आप राजस्थान क्यों नहीं गई? बोल के सुना दीजिए ना सर, क्या कहना चाहते हैं। ये तो हाँ। आज तक पे चल ही रहा है लगातार, ये बिल्कुल तो चल ही रहा है। नहीं तो- जो अरे लोग वहां के राजनीति बोल रहे हैं में वो तो चल रहा देखा है। नहीं, ये आप एक तो तरफ का लेडी देखते हैं, दूसरी गजनी तरफ का है। नहीं देखते ना गौरव जी। आप भी तो ये क्या कहा इन्होंने, सुनिए। आपने तो कह दिया था परिवार महिला की से जब सहमति से पूछा किया अंतिम गया, तो संस्कार। इन्होंने क्या अदालत उत्तर में भी बोल दिया, दिया आप लोग सुनिए। जाके। परिवार ने कहा, आज तक एक- देखा आपने क्या कहा परिवार ने उसके बाद? हाँ, वो नहीं देखा सुनिए। आपने? मैंने सब देखा है और सब बताऊंगा अभी आप। बताइए फिर। तनुश्री महिला पांडे की से जब रिपोर्ट पूछा नहीं गया, देखी गौरव भाटिया अरे जी ने। रोहित जी, ये क्या पुलिस के तरीका है? साथ आप रागिनी जी, मैं कैसे पूछ रहा हूँ। बर्बरता की रागिनी पत्रकारों जी, के मैं साथ पूछ रहा नहीं हूँ। देखा। रागिनी जी, वो किसकी साजिश है? रागिनी जी, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, क्या आप एक दूसरे पर बोलेंगे तो झगड़ा एक-एक करके बोलते हैं मैं ना, टोका अच्छा टाकी लगेगा। करने के लिए हूँ अरे तो बीच देखिए, में। ये दिहाड़ी करके बदतमीजी मत रागिनी करिए। जी, आपको जब बदतमीजी दिहाड़ी मत कहते करिए। हैं आप- तो तमीज आप से ये बात मानिए करिए। रागिनी जी, जब वो शांति आपको रखिए। दिहाड़ीदार कह रहे हैं तो खुद भी नहीं, दिहाड़ी पर ही है ना। दिहाड़ी क्या होता है? रागिनी मैंने जी, उनके लिए अगर क्या होता प्रवक्ता है दिहाड़ी पर दिहाड़ी? बैठते हैं तो फिर दोनों ही क्या बैठते हैं, होता है क्या होता है एक पार्टी का नहीं दिहाड़ी? बैठता किसको ना। दिहाड़ी मिलती है? तुम्हारी पार्टी में दिहाड़ी दी जाती है प्रवक्ताओं को? तुम्हारी पार्टी में भैया, दिहाड़ी आपके दी जाती है लिए प्रवक्ताओं को? ये क्या तुम है दिहाड़ी कि के उड़ता हुआ मजदूर हो अपनी तीर ले पार्टी लेती में? है। तमीज ये से बात करो इनकी गौरव दिक्कत भाटिया। क्या है मैं बताऊं, ये उड़ता हुआ तीर ले लेती है। ये बदतमीजी विश्लेषक कर रहे गौरव जी, हो चैनल पे। ये गौरव आपके जी लिए नहीं था, और आप रागिनी चिल्लाती जी। ही फिर रहती मैं है। व्यक्तिगत होने में प्रियंका आऊंगी तो वाड्रा फिर रोते गांधी हुए से भागोगे। कहिएगा, मत करो ये ऐसे। ग्लिसरीन के तमीज से बात करो। आंसू ना बहाए। राजस्थान में प्रियंका वाड्रा गांधी गई हाथरस में आंसू 5,997 पोंछने। रेप हुए, नरेंद्र वहां मोदी जाने हाथ की हिला उनको रहे फुर्सत थे नहीं मिली। टनल पे। उड़ता पूरे हुआ देश तीर ने लेने देखा। का नाम है राहुल रागिनी गांधी नायक। पर रागिनी लाठी नायक धक्के प्लीज, खाए गौरव उन्होंने। करवाइए। तब भी गौरव हाथरस भाटिया, पहुंच कर दिखाया हमने। अच्छा, योगी इनको जी देख क्या के कर शर्म रहे आ थे? रही है। मैं आप वर्चुअल दोनों को मीटिंग रोकता कर हूं। रहे थे। मैं बताइए। विशाल कौन मिश्रा, कितना ये खुद संवेदनशील ग्लिसरीन है? के आंसू कौन अहमद खान कितना के पास मीठा जाओ, हरना आप लोग चाहता थोड़ा है पानी परिवार पीजिए, की? दोनों ये पानी सबने पीजिए। देख लिया। दोनों पानी पीजिए आप बैठ के। केवल दोनों की आवाज साजिश बंद करें। का अहमद झूठा खान और विशाल मिश्रा के पास जा रहा हूं जल्दी से, दोनों स्क्रीन पे। अहमद खान, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, उंगली उठाए हुए थे, बोलिए। और ये भी बताइएगा, बहन जी तो गई नहीं, बहन जी को संवेदना नहीं जतानी है क्या, या उनकी संवेदना ट्विटर से पहुंच गई है? नहीं, देखिए रोहित जी, दो मसले हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पीड़िता है उसको पहले न्याय मिलना चाहिए और कानून का पालन होना चाहिए। और देखिए, ये मैसेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार को बल्कि मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि ये पुलिस वालों ने दिया। जब जो पीड़िता है उसका रेपिस्ट जो है, 4 लोग रेपिस्ट हैं, उनसे मिलने भारतीय जनता पार्टी का एमपी जाता है मिलने के लिए, तो ये मैसेज सीधा सीधा पुलिस को जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये आप इस पर डिबेट बहुत हो चुका है, मैं इस पर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं दूसरी बात करता हूँ, पीएफआई की बात करता हूँ कि जो दंगा जो पीड़िता के लिए जो हुआ, जो उसके साथ गैंग रेप हुआ, तो क्या ये सोची समझी साजिश थी कि हाँ गैंग रेप कराओ और फिर दंगा कराओ? ये संभव नहीं है। ये तो बाद में तय किया गया होगा कि अब तो पीड़िता को रेप हो गया है, अब इस पे जो है 2:30 बजे रात में इसको जला दिया गया है, इसके सारे सबूत मिट गए हैं, अब दंगे कराओ। इस पर मैं शंका व्यक्त करता हूं कि हो सकता है ये दंगा कराने की साजिश हो। पीएफआई जो संगठन है वो पूरे देश में हर जगह न कहीं दंगे में लिप्त पाई जाती है। केरला सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है, केरला सरकार ने बैन लगा रखा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं बैन लगाया? तीसरी बात, जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, अरे सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी राजस्थान में जो रेप हो रहा है, पीड़िता जो हो रही है, उसमें नहीं गए, चलो कोई बात नहीं, एक ट्विटर पर लिख पे तो देते, गहलोत जी ये सब बंद करो, सख्ती करो, जरा आप महिलाओं की इज्जत करना सीखो। एक शब्द नहीं निकल रहा है कांग्रेस के लोगों के मुंह से, क्यों नहीं निकल रहा है साहब? हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले, और जो गैंगस्टर जो लोग हैं, रेपिस्ट हैं, उनको सजा मौत मिले। मैं तो कहता हूं ऑन स्पॉट उनको गोली मार देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर रेपिस्ट के पकड़ा जाए, ऑन स्पॉट पकड़ा जाए, उसको गोली मार देना चाहिए। खान साहब, ये कोई संयुक्त अरब अमीरात नहीं है 8 साल और ना ही बनाना रिपब्लिक है। इस देश में कानून है नहीं, और उस कानून के कानून तहत क्या चीजें होती करेगा? हैं। कानून जब क्या कसाब करेगा? जैसे आतंकवादी को, जिसको सारी दुनिया ने साहब। टीवी पर बंदूक लेके देखा, उसको फेयर ट्रायल मिलता है इस देश में, तो किसी भी आरोपी को रोहित, मिलेगा। मैं कुछ कह सकता आपने हूं। मैं जो मेरी सवाल बारी पूछ रहा है, था, आपने रोहित, वो गोल कर रोहित, दिया। रोहित मैंने जी, पूछा मेरी बात बहन सुनिए। जी ने मेरी- ना बलरामपुर मेरी जाना बात जरूरी सुनिए। समझा, ना हाथरस जाना जरूरी समझा, ना रोहित बाड़मेर जी, जाना जरूरी मैं समझा, आपका समय ना ले 12 सकता जाना हूं। जरूरी समझा। उनको नहीं नहीं, लगा जहां कि राहुल भी गांधी कानून प्रियंका गांधी का- जा रहे हैं तो मैं भी चली जाऊं।
नहीं, जहां जहां कानून उल्लंघन हो रहा था वहां कहां कौन जाएगा। बाद में हमारे पार्टी के ये बहुजन समाज पार्टी के लोग गए या बस प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन 142 धारा लगा हुआ है, उसमें ना जाकर के फिर उसमें कानून पे आज एक बात करेंगे। कहा तो गया, मैं तो कह रहा हूं कि ना, देखिए बात पूरी सुन लीजिए आप, आधी अधूरी बात होती है तो आधा घंटे के बाद बुलाया गया। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्भया को कितने साल में सजा मिली? 7.5 साल लग गए साहब। साढ़े फास्ट ट्रैक क्या होता है? फास्ट ट्रैक माने कुछ नहीं। अब ईडी या पीडी ये कुछ नहीं है, एकदम साफ दिख रहा है। क्यों जला दिया गया भाई? समय मैं पूछ रहा, क्यों जला गया 2:30 बजे रात में? सवाल जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि ये इतना बड़ा कांड होने के बाद भी जवाब देने के लिए लोग बैठे हैं। नहीं, अब सवाल 2:30 बजे रात में मुस्लिम मैथोलॉजी मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं खान साहब कि आधी रात में आग कैसे लगा दी गई, उसको अंतिम संस्कार का नाम कैसे दे दिया गया, ये सवाल तो है ही। लेकिन विशाल मिश्रा, उसका जवाब ये तो नहीं है ना कि चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो। अभी तो पीएफआई का नाम आया विशाल मिश्रा, तब इतना तांडव हो गया इस डिबेट के शुरुआत में। गोली मार दी गई होती 5 लोगों को जिनको पकड़ा है, तब तो बवाल हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन होता है। और जहां तक ये बात रही कि लाश रात में जलाई गई, लड़की को न्याय मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसके लिए बाकायदा आप पहले दिन से देखिए तात्कालिक प्रक्रिया, तात्कालिक न्याय दिलाने का प्रयास किया गया, अधिकारियों को निलंबित किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी गई। कल उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया गया कि सीबीआई इंक्वायरी को आप सुपरवाइज करें। अब इससे बड़ी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास क्या होता है, आप हमको बताइए। लेकिन नहीं रोहित जी, बात ये नहीं है। बात ये है बेसिकली कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने काम किए हैं, जो दंगाइयों को, अपराधियों को, जो सलाखों को पीछे भेजा है, जो पोस्टर लगवाना शुरू किया है, ये बेसिकली उसके प्रति एक गुस्सा है। क्यों? क्योंकि ये आप बताइए, कोई समाज विरोधी तत्व चाहेगा कि दंगाग्रस्त प्रदेश ना हो, अराजकता ना फैले? नहीं चाहेगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि दंगा रहे, अराजकता का माहौल रहे, जर्जर रहे। और जब आप उस पर कुठाराघात करेंगे तो उसको लगेगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये सब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आजमगढ़, रोहित जी हमें 10 सेकंड दीजिए। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। मैं बलरामपुर से आता हूँ, बलरामपुर में इनका प्रतिनिधिमंडल परसों गया। आजमगढ़ क्यों नहीं गए? बुलंदशहर क्यों नहीं गए? बदायूं क्यों नहीं गए? यही नहीं रोहित जी, उन दोषियों का नाम लेने से कतराते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक वर्ग विशेष से आते हैं। तो ऐसे में इनका वोट बैंक प्रभावित होता है। बारा नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे, सिरोही नहीं जाएंगे, बारमेर नहीं जाएंगे, सवाई माधोपुर नहीं दिखेगा। अरे रेप हो रहा है, इतनी विविध मानसिकता मत रखिए। मैं आपके दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले विशाल जी मेरा एक सवाल है। लड़की दलित लड़की, विशाल मिश्रा जी मेरा एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि ये सिरोही क्यों नहीं जाएंगे, बारा क्यों नहीं जाएंगे, बाड़मेर क्यों नहीं जाएंगे? विशाल जी, विपक्ष में बीजेपी राजस्थान में है। अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष होने के नाते आपको लगता है ये राजनीति करते हैं उन घरों में जाके जहां के पीड़ित हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं करती राजस्थान में उन घरों में जाके राजनीति जिन घरों में वारदातें हो रही हैं? बीजेपी महिलाओं के ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करती है। 2012 में भजन हो रहा था इंडिया गेट पे निर्भया के नाम पे। बहुजन समाजवादी 2012 में कौन लोग थे? पार्टियां ही करती हैं। जो इस मुद्दे को उठा के मैदान में थे वो कौन लोग थे? दिल्ली में क्या कांग्रेस ने एंटी सीए के मूवमेंट को 2012 में निर्भया के नाम पे जो लोग सड़कों पे थे वो कौन थे विशाल जी? दिग्विजय जी गए थे कि नहीं गए थे? आप बताइए। मुझे ये बताइए, 2012 में जो लोग सड़क पे थे निर्भया के इंसाफ के लिए, वो कांग्रेस के नेता थे या बीजेपी के नेता थे? कौन थे वो लोग? अरे यही कांग्रेस की पार्टी ने रोहित जी, जब मृत्युदंड सुनाया गया निर्भया के केस में, तो अमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का साथ दिया था कि मृत्युदंड मानवता के खिलाफ है। यही कांग्रेस पार्टी तब ये बात कह रहे हैं। रागनी नायक, गौरव भाटिया, एक एक करके प्लीज। रागनी पहले अपनी बात नहीं होना प्लीज। विशाल पिछली बार भी ये बीच में बोलती रही। गौरव, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। समय में बोल लेंगी, फिर मेरा समय आएगा, फिर चिल्लाएंगे। एक एक करके आवाज खुलेगी दोनों की। रागनी नायक 40 सेकंड, ठीक है चलिए। गौरव पहले बोलिए। धन्यवाद। 45 सेकंड गौरव भाटिया आपके हैं, बिना ब्रेक के, और कोई टोका टाकी नहीं, आवाज बाकियों की बंद है। बोलिए गौरव भाटिया, 45 सेकंड। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे हाथ में अलवर के दुराचार की घटना थी। 7 दिन तक एफआईआर नहीं हुई। और मुझे पूछना है रागनी जी से, बताएं क्या ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है? टुच्ची राजनीति मत करिए, सुच्ची राजनीति करिए। कहते हैं अशोक गहलोत
छोटा रेप है ये। छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं छोटा रेप है, हाथरस में बड़ा रेप हुआ है। क्या रेप छोटा और बड़ा होता है? दूसरी बात, 5,997 दुराचार के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं। क्यों नहीं बंटी बबली वहां जाते हैं, ग्लिसरीन के आंसू वाले? जाना चाहिए, संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए। और रोहित जी, आपने कहा घर जाने से कौन रोकता है? बिल्कुल, परिवार से मिलिए, उसका दुख बांटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 50 लाख रुपए का ऑफर देंगे, जब शिवराज पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर होगी जो राहुल गांधी के करीबी है, और जब फेसबुक लाइव चलेगा राजनीतिक गिद्धों का, तो दर्द जरूर होगा। तीसरी बात, रागिनी जी को तथ्य नहीं पता है। 2009-10 में डोजियर दिया गया पीएफआई एसडीपीआई को बैन करने का। आपकी सरकार सोती रही, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? मैंने आपको बताया, बैंगलोर में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। आपने वहां पे आतंकवाद के जो मुकदमे चल रहे थे वापस लिए। उत्तर प्रदेश में पीएफआई सदस्य जो लिप्त पाए गए टेरर फंडिंग या विदेशी फंडिंग, उनको हमने गिरफ्तार किया। और उसके पहले एक सवाल है बड़ा सीधा, पीएफआई पर बैन करेगी आपकी सरकार? करेगी? मैं कहूंगा बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त रहेंगे और कार्य उस पर चल रहा है, तो ऐसी कार्रवाई करेगी कि इनके जन्म जन्म तक पता रहेगा। आपने बता दिया, अगर गलत शाहीन बाग का आपने बता दिया कि ये फंडिंग कर रहे थे, मोदी जी की सरकार हाथरस का आपने पकड़ लिया कि ये फंडिंग करके विदेश से पैसा लाके दंगा करा रहे थे। भाटिया जी, मुझे ये बताइए, 4 उदाहरण तो आपने अभी अभी खुद गिना दिए कि इनका मामला पूरा आपके पास में पूरा डॉजियर है, सारी जांच हो गई। इनको वीआरएस का मौका दे रखा क्या आपने कि अभी 6 महीने वीआरएस लेते हो तो ले लो, वरना हम बैन लगा देंगे? नहीं रोहित जी, ये जो आपके चैनल पे पीएफआई, कांग्रेस और विश्लेषक साहब बैठे हैं ना, छाती पीट पीट के कहेंगे अच्छा, इनसे डरते हैं आप लोग? खतरे में आ गया, अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ? तब भी हम कार्रवाई करेंगे, ऐसी करेंगे कि जब जुडिशियल स्क्रूटिनी हो तो भी सत्य मानी जाए, सही मानी आशुतोष जी हंस रहे हैं, लेकिन आशुतोष जी उससे पहले रागिनी से पूछना है एक सवाल, वरना रागिनी अभी ट्वीट कर देंगे कि देखिए निष्पक्ष नहीं है रोहित सरदाना और हमको मौका नहीं दिया जाता बोलने का। रागिनी नायक, बोलिए अपनी बात फटाफट। देखिए रोहित जी, आप कह रहे थे कि आशुतोष जी अगर मगर कर रहे हैं, गौरव भाटिया भी किंतु परंतु करते ही निकले। अब हमने हमारे डोजियर के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। 2017 से डोजियर बना बना के होम मिनिस्ट्री में ये भी दिए जा रहे हैं, किया इन्होंने भी कुछ नहीं, तो ढाक के 3 पात ही हैं। अब मैं आ जाती हूँ राजस्थान पर, क्योंकि कई लोगों ने ये सवाल पूछा। देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि कांग्रेस शासित किसी भी प्रदेश में एक महिला के साथ भी अगर यौन उत्पीड़न होता है तो ये हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगती हूं। दुर्भाग्यवश हमें यह भी देखना पड़ता है कि देश के हर इलाके में महिला उत्पीड़न सच्चाई है। मैं बीच में नहीं बोली, गौरव आ रही है, उसमें भी आ रही है। गौरव पूरा सुन तो लीजिए ना, पूरा सुनिए तो सही, पूरा कीजिए रागिनी। ये सच्चाई है हमारे देश की, और मैं ये भी उसके साथ में मैं ये भी जोड़ूंगी कि जहां पर भी यौन उत्पीड़न होता है उसके बाद सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे 12 की बात करें, बाड़मेर की बात करें, अलवर की बात करें, क्या 164 की मजिस्ट्रेट की गवाही इन जगहों पर नहीं हुई? हाथरस में नहीं हुई। क्या एडीजी राजस्थान ने ये कहा कि इन बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ है? ये हाथरस में हुआ। क्या इनमें से किसी भी बच्ची के परिवार के पास डीएम ने जाकर ये कहा कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, हम और आप बीच में रहेंगे, और दबाव डालने की कोशिश की? क्या गहलोत जी ने बाड़मेर को, बारा को या अलवर को छावनी बनाकर मीडिया को, सोशल एक्टिविस्ट और वकीलों को जाने से 4-5 दिन तक रोका? क्या उनके फोन छीन लिए गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहित जी, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। एक सेकंड, गौरव भाटिया जी बात बोलिए। गौरव भाटिया मैं बोलूं, गौरव भाटिया के बीच में नहीं बोली, मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे। ये बात ठीक नहीं है। मैं 2 चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक नहीं है। मैं 2 चीजें बता रहा हूं। ये बात ठीक नहीं है। एक सेकंड, मुझे पूरा तो कर लेने दीजिए। क्या कोई छोटा रेप बड़ा रेप होता है? 10 सेकंड तो दीजिए। लगातार वो 5,997 लेकिन रागिनी को आप नहीं बोलने दे रहे हैं, ये गलत तरीका। आपने पूरा समय लिया गौरव अपना, आपने पूरा समय लिया गौरव अपना, ये ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज अब मैं बोल लेती हूँ रागिनी, 30 सेकंड और उसके बाद मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बोलिए। 20 सेकंड दे रहा हूँ, बोलिए रागिनी। हाँ, अब देखिए ये कह रहे हैं कि जातीय रंग, सांप्रदायिक रंग, कहीं पर बलात्कार होता है वहां नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। मैं याद दिलाती हूँ इनको, मायावती जी के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, इसी उत्तर प्रदेश की भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर जी ने
मायावती जी को वैश्या कहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश हुआ, इन्होंने दलित बनाम ठाकुर कर दिया। फिर उसी दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को इन्होंने टिकट दी, मंत्री बनाया। आज फिर ये दलित बनाम ठाकुर कर रहे हैं। जब राजस्थान में चुनाव होता है कि गुर्जर बनाम मीणा करते हैं। बस अब मामला राजनीतिक हो गया पूरी तरह से। अब कोई संवेदना इत्यादि का मसला नहीं रहा, अब मसला पॉलिटिकल स्कोरिंग का हो गया। इसलिए आप दोनों रहने दीजिए। अब मैं आशुतोष जी के पास जा रहा हूं, प्लीज चलिए, समय खत्म। आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं और विक्रम सिंह जी के पास आ रहा हूं। विक्रम सिंह जी, आशुतोष कह रहे हैं कि केवल और केवल ध्यान बटाने के लिए पीएफआई का एंगल लाया गया है। वो कह रहे हैं कि हाथरस के मामले से ध्यान हट जाए, इसलिए जानबूझ के इंदिरा गांधी टाइप में इसको साजिश का नाम दिया जा रहा है। विक्रम सिंह जी, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही जी, है? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आशुतोष के आरोप पर आपका क्या कहना है? आशुतोष जी बहुत सम्मानित अनुभवी पत्रकार भी हैं और राजनीतिक अनुभव भी है। मैं केवल यही कहूंगा, इतना महंगा और खतरनाक जुआ कोई नहीं खेलेगा, ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं। अकाट्य साक्ष्य है, लेकिन एक चीज से मेरी सहमति है कि अगर इतने अकाट्य साक्ष्य पीएफआई के खिलाफ हैं तो बैन करने में इतना प्रमाद कि उसमें तो सारे इंजन फायर हो जाने चाहिए और टॉप गियर पे बैन करके यूएपीए के अंतर्गत और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब किस बात की प्लानिंग और किस बात का इंतजार हो रहा है? कभी आपने पीएफआई के रोल को सीए में भी देखा, यहां भी देखा, तो प्रमाद किस बात का है? सिमी को बैन करने में 5 साल लग गए थे, इंडियन मुजाहिद को बैन करने में 3 साल लग गए थे, लेकिन तब दिशा और दशा अलग थी। आज बिल्कुल हम टिंडर बॉक्स पे बैठे हैं, कोई भी डिले अगर होगा वो राष्ट्रहित में नहीं होगा। इसलिए मेरा गौरव जी से अनुरोध होगा, आप बैन करना है तो उम्मीद करता हूं कि एक टास्क फोर्स बना करके श्वेत पत्र तैयार करके बैन करने में कम से कम आशुतोष जी तो इसके भी नाम इससे मिला रहे हैं। आशुतोष जी बोलिए सर, अभी तो नाम आया नहीं, तब मिला गए थे शुरू में अगर बैन लग जाता तो आप लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो गया। सहमत हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए इस देश ने बहुत ही खराब दिन देखे। पंजाब के अंदर इसी तरीके से भिंडरावाले को खड़ा किया गया और उसके बाद भिंडरावाले ने किस तरीके से वहां तबाही मचाई पूरी दुनिया को मालूम है। आज अगर पीएफआई अगर देश के खिलाफ काम कर रही है और अगर इस बात के सबूत हैं सरकार के पास, तो इंतजार किस बात का है? क्या आप उसको फ्रैंकेनस्टाइन बना देना चाहते हैं? क्या मॉन्स्टर बना देना चाहते हैं? आप बाद में ये ना कहें राजनीतिक विरोधियों को निपटा रहे हैं ऐसे, देखिए बैन लगा के। पूरा देश आपके साथ रहेगा। मंजूरी का इंतजार है। लेकिन अगर ये तो सही कि हाँ ये देश विरोधियों पे बैन लगा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा। देश बड़ा है, देश के बारे में सोचिए। और मैं बताऊं आपको, पीएफआई पर बैन लगाया गया था, झारखंड हाई कोर्ट ने पीएफआई पर से बैन हटा लिया था। इसका मतलब ये था कि सबूत नहीं है आपके पास। अगर सबूत नहीं है तो आप किसी को आप इस तरीके से नहीं आप बार बार घसीट सकते हैं। या तो सबूत लेकर आइए, समय इजाजत नहीं दे रहा, समय इजाजत नहीं दे रहा। उम्मीद करते थे कि कम से कम एक ऐसा संवेदनशील बयान सुनाई देता जो कि उस पीड़ित परिवार के जख्मों पे मरहम लगा देता। एक ऐसा बयान सुनाई देता जो ये बताता कम से कम कि इस देश में बलात्कार जैसे घृणित और जघन्य अपराध से निपटने के लिए अगर कानून का डर, सरकारों का डर पर्याप्त नहीं है तो आखिर इस देश की सरकारें और समाज के लोग मिलकर ऐसा क्या रास्ता निकालें कि ऐसे अपराध पर कम से कम लगाम लगाई जा सके। तो दंगल में हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि क्या हाथरस के बहाने यूपी से विदेशी साजिश पर एनआईए की जांच होनी चाहिए? जो जवाब आपने हमें दिए उनमें 92% 92% लोगों को लगता है कि हां, इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए, जबकि 8% लोगों को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ठीक 6 बजे हल्ला बोल अंजना के साथ आप देख रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।